बेसिकली कर्म जो सिद्धांत होते हैं, कर्म के प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल है एस्ट्रोलॉजी की। व्हाई एम आई बोर्न इन अ पुअर फैमिली, व्हाई एम आई बोर्न इन अ रिच फैमिली, व्हाई एम आई बोर्न विद एन अब्यूसिव सेट ऑफ पेरेंट्स, व्हाई आई हैव गुड पेरेंट्स। तुमसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी पढ़ाई तो हो रही है पर मैं ज्ञानी नहीं बन पा रहा। होता है कि रात को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। सुबह दिन में यूवी रेडिएशंस होती हैं, सन की रेडिएशंस होती हैं। When you detach your nail or your hair upon energy, this radiation cuts that link. महिलाओं की अगर हम मेंस्ट्रुअल उसकी बात करते हैं तो क्यों कहा जाता है कि उस समय पर साइंटिफिक वे में पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा पाठ करते हुए आप एनर्जी को ऊपर की तरफ ला रहे हैं, आद्यावाद प्राण की तरफ। ओके। बट उस समय आपका नेचुरल फ्लो है डाउनवर्ड, तो एक एनर्जेटिक क्लैश करेगा। जो लोग वेट कम करने के लिए भागते हैं जिम में या कहीं पर भी, तो उन्हें पहले अपने कफा को बैलेंस कर लीजिए आयुर्वेदिक तरीके से। फूड, लाइफस्टाइल एंड कस्टमाइज्ड योगा एंड प्राणायाम, यू कैन एब्सोल्युटली वर्क ऑन योर कफा। सो जो खाना हम एकादशी में खाते हैं उसका एनर्जी नर्व्स तक पहुंचती है पूर्णिमा तक। आपने 4 दिन पहले क्या खाया, एंड पूर्णिमा में तो मूड का इफेक्ट होता ही है। इंटेंस वर्कआउट रात को करने से जरा सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ये नाड़ियों का खेल है। इसमें बाकी खाने का है, हाँ है, दिन में खा लो। आपका अग्नि जल रहा है, एसिड सिक्रेशन ज्यादा है, खाना हजम हो जाएगा। 2025 जो है ये मंगल से रिलेटेड है, सभी के लिए शायद नुकसान हो सकता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? Every matter around us has an energy. Similarly, a huge planet has an energy, a star has an energy. But I will not say number has an energy. Okay. I have created, you are here humans, we have created the number. नमस्कार, मेरा नाम प्रीति गोयल है और आज हम बात करेंगे कुछ मिक्स टॉपिक के ऊपर। यानी सभी को क्यूरियोसिटी रहती है एस्ट्रोलॉजी को लेकर और प्लैनेट्स को लेकर, बहुत सारी भ्रांतियां भी रहती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप खुद रिसर्च की है और साइंटिफिक वे में इन सारी चीज़ों को प्रूव किया है। हमारे साथ आज मेहमान हैं सिद्धार्थ बनर्जी, जो मॉडर्न योगी अगर हम कहें तो बुरा नहीं होगा। और ये एक ऐसे योगी हैं जिस उम्र में सभी लोग अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए या बहुत ज़्यादा अपने आप को वेल सेटल करने के लिए बिजी होते हैं। ये एक यात्रा पर निकले हैं सभी को सद्मार्ग पर लाने के लिए और ज्ञान देने के लिए। एक ऑथेंटिसिटी, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर भ्रांतियाँ रहती हैं, ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, तो हर चीज़ का जवाब मिलेगा आज आपको हमारे इस खास पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि जो ये आपकी जर्नी है, स्पिरिचुअल है, मॉडर्न है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और ये इट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आई नेवर हर्ड अबाउट दैट। ओके, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द नेचुरल इंस्टिंक्ट। जी, मैं भी कन्वेंशनली पढ़ाई कर रहा था। मेरी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, FRI जो है देहरादून में मेरी पढ़ाई चल रही थी। तुमसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी पढ़ाई तो हो रही है पर मैं ज्ञानी नहीं बन पा रहा। मतलब अगर मेरे इमोशंस में कुछ उतार चढ़ाव आए तो मेरे को ये एकेडमिक्स नहीं हेल्प करने वाली जी। तो मैं क्या करूं? तो ये एक क्वेस्ट था, बहुत नेचुरल क्वेस्ट था, जिज्ञासा थी कि मुझे इस चीज को भी फिगर आउट करना है। तो इसी सिलसिले में आई जस्ट फॉलोड माय ट्रू इंस्टिंक्ट और कुछ समय अपने एकेडमिक्स के साथ साथ स्वयं को जानने में भी मैंने लगा दी, जिसको योग कहते हैं, स्वयं को जानिए। जी, बट ये ना बहुत अलग सा ऐसा योगा है, योगा के साथ एस्ट्रोलॉजी है, ये कॉम्बिनेशन कैसे? कॉम्बिनेशन में बेसिकली ये है कि हमारे जो वैदिक साइंसेस है ना, ये सारे इंटरलिंक्ड होती है। जी, ठीक है। आप जब एस्ट्रोलॉजी को देखें या फिर आप योग को देखें और आयुर्वेद में देखिए, इन तीनों में भी बहुत इंटरेस्टिंग एक लिंक बनता है। जी, वैसे जैसे हमारे पामिस्ट्री में एक लिंक बनता है, तो सारे जो हमारे स्पिरिचुअल साइंसेस हैं ये और इंटरलिंक्ड होते हैं, एक वेब जैसा है। तो इसी सिलसिले में जब हमने योग प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आयुर्वेद का दरवाजा खुल गया। अब आयुर्वेद का दरवाजा खुल गया, फिर हमने और गहराई में गए तो एस्ट्रोलॉजी का दरवाजा खुल गया। फिर देखा कि एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा एस्पेक्ट है कि आप योग से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इन द लास्ट फ्यू इयर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक
कॉम्बिनेशन बन रहा है इन सब साइंसेस का, इसी को लेके मेरा रिसर्च अभी फिलहाल चल रहा है। जी। तो सबसे पहले तो मैं प्लैनेट्स के बारे में ही जानना चाहूंगी। जैसे आप ही क्या किसी उसमें मैंने सुना था कि प्लैनेट्स की भी प्रकृति होती है, जैसा त्रिदोष तो हमने सुने ही है, लेकिन उनकी प्लैनेट्स के साथ कनेक्टिविटी भी होती है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप आपसे साइंटिफिकली समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें नियरेस्ट अगर हम साइंस में जा सके, हमने जो आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्वेशन की E=mc², जी, जो हम बोलते हैं कि एनर्जी है और जो मास है उनमें एक रिलेशन, और c² इज द स्पीड ऑफ लाइट, वो एक कांस्टेंट है। तो एनर्जी और मास कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज कर रहे हैं, इतना तो हम समझते हैं, है ना? तो जो प्लैनेट्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, जो हम देख नहीं पा रहे, सूरज की एनर्जी है, चंद्रमा की है, अलग अलग प्लैनेट्स की, स्टार्स की है, नक्षत्रों की है, यह जब मैनिफेस्ट करती है एज मास, वो हमारी आयुर्वेदिक प्रकृति बनती है। जी। जैसे किसी का वेट ज्यादा है, एलिमेंट्स जिसको कहते हैं 5 एलिमेंट्स जो है हमारे, है ना, तो पंच तत्व, इनका जो यूनिक कॉम्बिनेशन जो होगा एक मनुष्य में, जिसके थ्रू उसकी सारी टेंडेंसी, बिहेवियर, बॉडी, इट्स ऑल लिंक्ड विद दैट स्पेसिफिक एलिमेंटल एल्गोरिथम। हाँ, यही चीज जैसे आपने कहा ना, पर्सनालिटी को लेकर आपने बात कही, तो ये कैसे पता लग सकता है किसी जैसा कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले अगर आजकल के समय की हम बात करें, पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, हमें कोई नुकसान तो नहीं कर जाएगा, अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो करें ना करें, तो चेहरे को देख कर कैसे, चेहरे को देख, ये सब में ये तो बोल रहा था कि जो एनर्जी है प्लैनेट्स की, ये मैनिफेस्ट कर रही है आयुर्वेदिक प्रकृति मास में। अगर आपको बेसिक नॉलेज हो इस एनर्जी का, दैट्स एस्ट्रोलॉजी, और इस मास का, दैट इज द आयुर्वेदिक प्रकृति, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान कैसे है। जैसे चेहरा देख के, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, वो फेस का, बॉडी का, ओवरऑल कैरेक्टर का होता है। उसमें एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, उसकी इन्फ्लुएंसेस जब होती हैं, तो उस प्रकार के उस मनुष्य में टेंडेंसीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर चेहरा भारी भारी हो, हेड अगर बड़ा हो, भारी हो, और आंखें बड़ी बड़ी हो, और कान नाक बड़े बड़े हो, तो बृहस्पति का इन्फ्लुएंस पता चलता है। उसी प्रकार अगर बहुत सुंदर चेहरा हो, बहुत सुंदर नाक नक्षत्र, तो शुक्र का उसमें इन्फ्लुएंस होता है। इसी प्रकार अगर वात प्रकृति में देखा जाए, तो वात और पित्त और कफ, जो हमारे 3 आयुर्वेदिक प्रकृति होती हैं, उसमें भी पूरा लिखा हुआ है कि एक एक फीचर जो चेहरे का होता है, उससे आप मनुष्य का प्रकृति समझ सकते हैं। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद दोनों के माध्यम से, बेसिक नॉलेज से, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इंसान व्यक्तित्व में कैसा है और उसका कैरेक्टर भी कैसा हो सकता है। तो फिर तो इसके लिए नेचर पता होनी जरूरी है शायद, कि अगर जुपिटर, आपने जिसे कहा कि भारी भारी है तो जुपिटर, तो फिर जुपिटर की नेचर कैसी है कि पता लगे कि ये व्यक्ति इस तरह का होगा। इसी में आता है कि कमिंग बैक टू द E=mc², एनर्जी और मास का जो रिलेशन था, ये जो मास है, ये वात पित्त कफ से हम समझ सकते हैं, और जो इसका E काउंटर पार्ट है, एनर्जी काउंटर पार्ट है, ये प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से होता है। कुछ प्लैनेट्स आपको कफजेनिक क्वालिटीज देगा, कुछ प्लैनेट वात क्वालिटीज आप में देगा, और कुछ पित्त वाले, जैसे फायर वाले देगा। सन फायर एलिमेंट है, तो बॉडी में जो फायर एलिमेंट होता है शरीर में, जो बहुत सारी चीजें करती है, वो तो बहुत गहराई में जाएंगे तो समझ सकते हैं। एसिडिटी भी होता है, उसका मेंटल एक स्टेट होता है, वो सब सन, मार्स, इनसे लिंक्ड होता है। इसी प्रकार हम जब समझना चाहते हैं मनुष्य के प्रकृति को, हम इधर आयुर्वेद को देख के, टेस्ट करके अलग अलग चीजें समझ सकते हैं, या तो फिर एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक जो काउंटर पार्ट है, उसको हम पता कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट हाउस की बात करी, लेकिन अगर किसी के फर्स्ट हाउस में 2 या 3 ही प्लैनेट हों, हाँ, कॉम्बिनेशन होता है, हम सब यूनिक है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द साइंस, कि हर एक का प्रकृति कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि 1% इज 100% दिस थिंग, नो, इवन आयुर्वेदिक दोष जब हम निकालते हैं, हमारा सब मिक्सचर होता है, इसलिए एक यूनिक एल्गोरिदम होता है, जो प्लैनेट्स का भी कह सकते हैं, आप उसको आयुर्वेद का भी कह सकते हैं। तो ये यूनिकनेस है, यही हमारे जीवन को डिफाइन करती है। ओके। जैसे हम अभी बात कर रहे थे प्रकृति को लेकर, यानी कि वात पित्त और कफ की, तो ये कैसे, यानी कि प्लैनेट्स का हमने कभी नहीं सुना कि प्लैनेट्स की भी कोई प्रकृति होती है। तो स्पेसिफिक किसी प्लैनेट की कौन सी प्रकृति होती है और ये किस तरह से किसी को इम्पैक्ट कर सकती है? अच्छा, तो पहले हम प्रकृति को पहले समझाते हैं कि जो हमारे 5 तत्व है, जिससे सब कुछ बना हुआ है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स। कौन से है? आकाश, दैट इज द स्पेस, देन वायु, एयर, then plasma, that is fire, then there is water, जल और अर्थ, ठीक है। इससे हम निकालते हैं पहला प्रकृति। तो स्पेस और एयर से बनता है वात प्रकृति, वात, इसको दोषा भी बोलते हैं, कि इसको टेंडेंसी होती है चेंज होने की, आयुर्वेदिक में वात प्रकृति। देन होता है पित्त प्रकृति, जो जल तत्व और अग्नि तत्व से बनता है, अग्नि जल से पित्त।
और जल कॉमन रख के जल और अर्थ से बनता है कफा। ठीक है। सो वात पित्त कफा 5 एलिमेंट से बन गए। अब एक और लिंक आता है, ये एक टेबल हो गया आपका, ठीक है, 5 एलिमेंट्स एंड 3 दोषस। द नेक्स्ट टेबल इज प्लैनेट्स एंड आयुर्वेदिक दिस थिंग। इसमें क्या होगा, जो वात प्रकृति है कहां से आया, ये जेनेटिकली आपको आता है, ठीक है, पर जेनेटिक्स भी कहां से आया, ये प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस होती है। तो जैसे सैटर्न, राहु और मर्क्यूरी, दे आर वात प्लैनेट्स। इनकी जो वाइब्रेशंस होती है वो मैनिफेस्ट करती हैं एज अ वात दोष इन योर बॉडी। प्राइमरी वात, या सेकेंडरी दोष भी होता है, प्राइमरी वात करते हैं। इसी प्रकार सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव पित्त में होता है। केतु का भी मिक्स होता है, वो पित्त और वात मिक्स होता है, बट प्राइमरी पित्त। मार्स, मंगल, इट्स ऑल एसिडिटी एक्सेट्रा, और सन का भी जो डायनामिक एनर्जी होता है, इट्स ऑल द पित्त। तीसरा आ गया आपका जो कफा, हेवी प्लैनेट होता है, वो जुपिटर जी, मून, चंद्रमा और वीनस। ये 3 जो प्लैनेट्स होती हैं, यह आपकी कफा प्रकृति को मैनिफेस्ट करती है एज कफा प्रकृति इन योर बॉडी। सो इसी प्रकार जब आप प्लैनेट्स का ज्ञान रखेंगे और जरा सा आयुर्वेदिक ज्ञान प्रकृति का रखेंगे तो लाइफ बहुत क्लियर समझ आएगी ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी आपने बात कही वात को लेकर, है ना, तो एक प्लैनेट आपने इसमें बताया कि अगर आपका शनि आपका वात से कनेक्टेड रहता है ना, तो वात की नेचर जितनी अगर मुझे नॉलेज है तो रहता है कि ड्राइनेस, yes. तो उससे कैसे समझिए कौन से हाउस में क्या है और आपकी बॉडी पर जो इम्पैक्ट आ रहा है क्यों और कैसे आ रहा है। चलिए, हमारे बॉडी चार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में। फॉर एग्जांपल बॉडी चार्ट में मेरे लोअर बैक का जो एरिया है, 7th हाउस लोअर बैक, वहां पे शनि आ गए, ठीक है। शनि का वाइब्रेशन डिजेनरेटिव होता है, वात, दैट मींस वहां पे सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुंचेगी, ड्राइनेस होगा, तो लोअर बैक प्रॉब्लम्स की संभावना आपको होगी। ओके, तो मतलब अगर आपको कोई बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम आई आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी से आई है, तो वो कैसे, आप दशा देख के, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी देख के आप समझ सकते हैं। जैसे मेरा नेक जरा स्टिफ रहता है, ओके, डिस्पाइट अ योगा पर्सन, आई एम टेलिंग यू, मुझे भी लोअर बैक इश्यूज हो सकती हैं, होती नहीं क्योंकि हम योगा करते हैं, क्योंकि मेरे को दृष्टि आ रही है मेरे लोअर बैक पे। मेरे जॉइंट्स में कभी-कभार पेन रह सकता है क्योंकि उसमें भी शनि की दृष्टि आ रही है। माय बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी ब्रॉड बिकॉज आई हैव अ सैटर्न इन्फ्लुएंस, वात इन्फ्लुएंस इन माय बॉडी। तो आप अपने आप को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं आपके आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन से। फॉर एग्जांपल डिजेस्टिव सिस्टम में जहां पे डिजेशन है वहां मार्स आ गया, तो नेचुरली आपका बॉडी में जो इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस होंगी वो पित्त की ज्यादा होंगी, इट्स अ पित्त प्लैनेट। वहीं अगर जुपिटर आ गया तो हैवीनेस एंड ब्लोटेडनेस रहेगा। इसी प्रकार बॉडी चार्ट को देख के प्लैनेट्स के थ्रू आप आयुर्वेदिक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो क्या ये चीज भी पहले से अभी आपने बोला कि चार्ट को देखकर, है ना, तो किसी को अगर ये स्पेसिफिक पता है कि मेरे हाउस में कहीं पर कोई ये प्लैनेट है, बिल्कुल, तो क्या ये भी पता लग सकता है कि उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एब्सोल्युटली। तो ये तो यानी साइंस के अकॉर्डिंग जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर हम अपने इन चीजों को बैलेंस कर ले तो फिर तो सारी बीमारियां ही, लाइफ ही बैलेंस। यही तो ये जो हमारे ये जो ज्ञान, ये नॉलेज जो है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इन्होंने किया, इसलिए इट्स ऑल अबाउट यू नो द पाथ टुवर्ड्स अ हैप्पियर एंड बैलेंस्ड द लाइफ ऑफ वेल-बीइंग, बैलेंस्ड, हार्मोनाइज्ड, गुड लाइफ। यही तो है। आप पता है आपको कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसको आप पर्टिकुलर योग, यहाँ पे योग आ जाता है ना, मैंने योग से ठीक किया है, मेरा लोअर बैक इश्यू आज योग से, तो योग हो गया। और खुद को जानना कि चलिए फिजिकल लेवल पे आप बोल रहे हैं, मेंटल लेवल, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को ये मेंटल इश्यूज आ सकती है? सडनली आती है, बोल के तो नहीं आती, बिल्कुल, है ना। सडनली एंजाइटी होने लग जाती है, पता भी होता है क्यों हो रहा है, बट इससे पता कर सकते हैं अच्छा मुझे लोनलीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे इस प्रकार की इश्यूज आ सकते हैं। मुझे अगर एंजाइटी वाले हाउस है, एंजाइटी का हाउस 12th हाउस एंजाइटी का होता है, ओके, तो वहां पे अगर राहु आ गया तो कहां से एंजाइटी आएगी? एक्सेसिव थॉट्स से एंजाइटी आएगी। वहां पे अगर कोई पित्त वाला प्लैनेट आ गया तो एंगर, स्ट्रेस, कंपटीशन, इस तरह की फीलिंग से एंजाइटी आएगी। तो ऑलरेडी आ गए ना चार्ट में, तो फिर तो उसको बैलेंस करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। जो आ गया ये आपके पिछले कर्मों से आया है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, दैट यू हैव क्रिएटेड फ्रॉम योर ओन कर्मा। और अभी अगर हम इसको ठीक करें तो आगे के कर्म भी हम बैलेंस कर लेंगे। अभी आपने बात करी यहाँ कर्मा को लेकर, है ना, अब अब मैं थोड़ा और गहराई इसमें जानना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि कहीं पर्टिकुलर उस पे कोई ग्रह बैठा है, तो आपने का पूर्व लेकर आए, उससे कैसे, यानी कि ये भी पता लग जाएगा कि आपने क्या किया है या किस तरह के आपके कर्मास हैं, तो थोड़ा सा प्लीज। कर्म जो सिद्धांत होते हैं, कर्म के प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल है एस्ट्रोलॉजी
Okay. कि why am I born in a poor family or why am I born in a rich family? Why am I born with an abusive set of parents? Why I have good parents? Or why do I have such partners? ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारे पास्ट कर्मास के थ्रू ही आते हैं. It's a law of nature. इसमें कोई मानने ना मानने वाली बात नहीं. मत मानो, वो तो अपना काम करेगा ही ना. मानो ना मानो, मानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होगा ही. अगर आप नहीं मानते सूर्य में यूवी रेडिएशन तो मैं नहीं मानता, मत मानो. इफेक्ट तो होगा ना यूवी रेडिएशंस का. आपके मानने से क्या जाता है? इफ यूवी फॉल्स ऑन योर स्किन देयर विल बी अ डीएनए म्यूटेशन. यस और नो? इट्स अ नेचुरल लॉ. Similarly, law of karma is irrespective of your belief system. The law works. It's all about the law of cause and effect. So the kind of energies जो हम दे रहे हैं अपने कर्म के थ्रू, it's not only action. ये गर्म पानी में पी रहा हूँ, ये भी कर्म है. अभी ठंडा पानी पीऊंगा, ये कर्म नहीं होगा. केमिकल कर्म है. Okay. The kind of clothes I'm wearing is karma. The thoughts I'm having is karma. The emotions I'm having is karma. The company I'm having is karma. So we are surrounded with karma. Okay. इसी का जो काउंटर पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजी. Okay. उसी हिसाब से हमें ये लाइफ मिला है. अब इसको आप आगे क्या करेंगे वो आपके कर्म के ऊपर है. तो सारी रेमेडीज जो होती है इट्स ऑल बेस्ड ऑन कर्म. मतलब अगर हम चाहें हाँ. तो ये थोड़ी सी नॉलेज गेन करके या एक लेमैन भी इस तरह से तो मुझे लगता है समझ सकता है जिस तरह से आप बता रहे हैं जी. तो हम पहले से ही उसे क्योर कर सकते हैं. एब्सोल्युटली मिटिगेट कर सकते हैं. आई विल यूज द वर्ड मिटिगेट. ओके. मेरे शनि मेरे घुटनों में है, दर्द होगा, पर इसके ज्ञान से मैं अपने जॉइंट को पहले से प्रिवेंटिव तरीके से बैलेंस कर सकता हूँ. So I would rather use the word mitigate. Cure is a later on stage. I can already mitigate my physical issue, also mental issue. Okay. Any kind of mental issue if I have, if I know that okay, I am prone to attachments. That's a kapha problem. मुझे attachment हो जाता है. मैं move on. तो आपको पता है कौन से चक्र पे काम करना है, ठीक है, कौन सा क्या क्या करना है, आपको पता है, आप प्रिपेयर्ड हो उस इमोशन को डील करने के लिए, उस फिजिकल मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट को हैंडल करने के लिए. अभी आपने यहाँ बात करी नेचर को लेकर, है ना? तो ये नेचर भी कैसे बात पित्त कफ से कनेक्टेड है, जैसे आपने बोला कफा की, तो ये प्लीज आप बताइए. नेचर प्रकृति में कफ सीजन होता है, हाँ. समय कफ का होता है, खाद्य पदार्थ कफ के होते बट हैं. आपका खुद का बिहेवियर कैसे इसके साथ कनेक्ट है? बिहेवियर देखिए, फॉर एग्जांपल बरसातों की कल क्लास में बात कर रहे थे. बरसातों में पानी रहता है, जल रहता है. यस. सो वाटर इज अ कफा एलिमेंट. ठीक है. सो जब ह्यूमिडिटी रहती है हवा में तो कफा आपका बढ़ता है, तो उस समय अभी एक सर्दी खांसी भी लगती है, होता है ना. दैट्स लिंक्ड टू कफा. बट वो तो सभी को रहती है. प्लैनेट्स के साथ ही कैसे कनेक्टेड, और नेचर के साथ आप एक स्पेसिफिक पर्सन की नेचर के साथ? देखिए, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में काम करता है. फॉर एग्जांपल अगर कफा ले रहे हैं, आप में कफा ज्यादा है, मेरे में कफा कम है. अभी जो सीजन है, कफा सीजन हुआ, तो आपको कफा की प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, मुझे कम होगी. ओके. दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. फूड, चलिए, मैंने सुबह 3 संतरे खाए, आपने 4 केले खाए. उस खाने में भी जैसे एक संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड्स हैं, दैट हैज मोर पित्त. यू आर ईटिंग समथिंग दैट हैज मोर कफा, सो आपका कफा चेंज हुआ, उस लेवल पे भी काम हो रहा है. ठीक है. सो सीजनल वे में हो रहा है, आपके फूड हैबिट्स के वे में हो रहा है. अब आप बैठे हुए गोवा में और हम बैठे हुए शिमला में, तो उसका भी आयुर्वेदिक चेंज होगा. वहां पे अलग दोषा काम कर रहा है, यहाँ पे अलग वायु काम कर रहा है, अलग प्रकृति काम कर रहा है. सो ज्योग्राफी, दैट इज नेचर, हैज कफा वात पित्त. Seasons, yes. Time of the day is also linked to elements, and the food and lifestyle is also linked. So every aspect of your life is revolving around the 5 elements. बिहेवियर, जैसा कि मैंने आप ही के उसमें कहीं सुना था, जैसा कि बात पर्सन होता है तो वो बहुत ज्यादा बोलता है जी. तो इसी तरह बाकी की नेचर किस तरह की होती है? अगर जैसे हमने शुरू में ही बात की थी कि स्पेसिफिक पर्सन को देखकर हमें कैसे पता लगे कि हाँ किस तरह के बिहेवियर इश्यूज का बंदा है. अच्छा, चलिए, आपको कौन सा वाला जानना है बताइए, तो क्या पूरे कोर्स को खोल देंगे हम, तो शुरू हो जाएंगे, खत्म नहीं होगा ये. जितना हम बता सके उतना. देखिए, आप मोटा मोटा बोलते हैं, आनंद आएगा. इफ यू लुक एट अ पर्सन जो स्लिम है, पतला है, ओवरऑल बता रहा हूँ, मिक्स है सारे, हमारे सारे हम सब मिक्स होते हैं, मैं कैटेगराइज करके सेग्रीगेट के लिए बोल रहा हूँ. स्लिम बॉडी, ड्राई स्किन, नर्व्स, वेन्स विजिबल, बोन्स विजिबल, ये वाले दांत जरा से बड़े, लिप्स ड्राई, नोज लिटिल क्रुकेड, जरा सा ये वाला पार्ट ऊंचा होगा, आंखें छोटी, लस्टरलेस, आईब्रोज नॉट वेल डेवलप्ड, ड्राई स्किन, अगेन बोन्स विजिबल, हेयर which is having dandruff, scanty, कम बाल, ड्राई बाल, बाल ब्रेकेज होना,
एक्टोमॉर्फिक शरीर, स्मॉल, लंबे में पतले हो सकते हैं, छोटे बट पतले होंगे शरीर, बॉडी स्ट्रक्चर स्मॉल होगा, दैट्स अ वात क्वालिटी। ओके, ठीक है। इनको फिजिकल लेवल पे क्या इशू आ सकती है, शरीर में वायु ज्यादा है, ठीक है, सो फिजिकल लेवल पे कॉन्स्टिपेशन, गैस, जॉइंट पेन्स, नर्व के प्रॉब्लम्स इनको होती है, दैट्स वात प्रॉब्लम। मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है वो समझ लो ये वात क्वालिटी। अब इसमें ना आप टप्पा लगा के नहीं बोल सकते, क्योंकि मिक्स है। जैसे आई लुक एट माय फेस फॉर एग्जांपल, माय टीथ इज वात, बट माय आईज आर नॉट वात, माय आईज आर वेरी पित्त। ओके, ठीक है, सो आई एम अ मिक्सचर, माय हेयर इज नॉट एट ऑल वात, इट इज डेंस बिकॉज़ ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ कफा प्लैनेट। वी आर ऑल मिक्स, बट ओवरऑल ये कैरेक्टर्स जब देखेंगे, इनका माइंड भी ऐसा होता है, फास्ट, दे स्पीक फास्ट, दे स्पीक अ लॉट, excessive mental thoughts आते हैं इनको, they talk, they get exhausted fast, they're creative, energetic, but mood swings होता है, loneliness, depression हो सकता है, anxiety is a वात problem, these are all वात qualities। ओके, पित्त में आ जाएंगे, they are mesomorphic, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, उनका स्किन शाइनी होता है, तिल होता है शरीर में बहुत सारा, हेयर कम होता है, स्मूथ स्किन होता है, ठीक है, ड्राइनेस कम होती है, उनके चेहरे में एक फायरी वो एलिमेंट रहता है, the lips are pink, nose is sharp, eyes are sharp and penetrating, hair is silky and hair fall and graying of hair is because of pith। ओके, these are all pith qualities। बहुत मोटा मोटा बोल रहा हूँ मैं। then pith वालों को क्या होता है, उनकी acidics, उनके शरीर में naturally acids और bile secretion ज्यादा होती है, तो बार बार भूख लगती रहती है उनको, ठीक है, they are hungry, they are passionate people, full of energy, and उनको issues अगर physical level पे आए तो वो acid linked होता है, bile का, acid का, ओके, ये सब इश्यूज, उनको एसिड रिफ्लक्स, अल्सरेशन, शरीर में गर्मी लगना, उनका हाथ पैर गर्म होता है, वात वालों का हाथ पैर ठंडा रहता है, कुछ लोगों का हाथ पैर गर्म रहता है पित्त के वजह से, सर्कुलेशन अच्छा है उनका, बट इसी चलते अगर ये ज्यादा हो गया तो हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ये सब होता है। मेंटल लेवल पे दे आर वेरी शार्प, इंटेलिजेंट, अंडरस्टैंडिंग, ब्रेनी, प्राउड, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, बोल्ड, बट नेगेटिव हो गया तो उनमें अहंकार आ जाएगा, क्रोध, anger, jealousy, frustration, stress, these are pith problems and much more। ओके, वैसे ही कफ में आ जाते हैं, कफ वालों को आप देख के बोल सकते हैं कफ है, क्यों, शरीर हैवी होता है, भारी भारी चेहरा है ना, उनका स्किन ऑयली होता है, हाथ पैर भारी भारी होते हैं, चेहरे में ये थुलथुला गाल होगा, बड़ा गोल सा नाक होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती है, ये जो आईब्रोज बड़े बड़े होते हैं, हेयर इज ऑयली एंड डेंस, कर्ली हेयर है ना, इट्स नॉट सिल्की, यू हैव पिथ हेयर। okay, You know, if it's oily and thick, that is kapha hair। okay, Okay, their eyes are also big, eyelashes are well developed, they are slow, comfortable, steady, but body weight ज्यादा हो जाता है उनका। कुछ लोग कम खाते हैं, वेट बढ़ जाता है, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, इसलिए। तो इसका मतलब जो लोग वेट कम करने के लिए भागते हैं जिम में या कहीं पर भी, तो उन्हें पहले अपने कफा को बैलेंस कर लीजिए आयुर्वेदिक तरीके से, फूड, लाइफस्टाइल एंड कस्टमाइज्ड योगा एंड प्राणायाम, यू कैन एब्सोल्युटली वर्क ऑन योर कफा। कफा रीजन ये है, उनको सर्दी खांसी ज्यादा लगती है, ठीक है, उनका वेट गेन ज्यादा हो जाता है। देन कफा वालों का और भी प्रकृति होती है, वो स्लो मोनोटोनस होता है, स्टेबल, काम, पीसफुल, लविंग, नर्चरिंग, बट जब इम्बैलेंस हो जाता है वो अटैच्ड, अभी अटैचमेंट की बात हो रही थी, अटैच्ड, एनवी, ग्रीडी, पकड़ रखना, छोड़ना नहीं आना, इस तरह की जो क्वालिटीज होती है वो कफा होती है। तो डिप्रेशन और लो फील करना, स्लो फील करना, तो ये भी एक कफा का नेगेटिव क्वालिटी। सो अगर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज और आपको पता है कैसे बैलेंस, आई हैव बैलेंस माय वात एज अ पर्सन। जब मैं एकांत में रह रहा था, मुझे पता है कि मुझे लोनलीनेस का प्रॉब्लम हो सकता है नहीं, योग की वजह से नहीं है, बट मुझे लैक ऑफ ग्राउंडिंग हो सकती है, अरे क्या हो रहा है, क्योंकि वात वालों को ये होता है। यानी प्री नॉलेज के चलते प्री नॉलेज के चलते मैंने अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, मुझे पता है ये प्रॉब्लम मुझे आ सकती है। मतलब क्रॉनिक से हम बच सकते हैं। यहीं पर एक चीज जैसे क्रॉनिक के ऊपर बात आई कि बहुत ज्यादा कैंसर के इश्यूज ज्यादा रहते हैं, तो क्या इस तरह के जो हेल्थ इश्यूज होते हैं इन्हें भी पहले से देखकर अकॉर्डिंगली ठीक किया जा सकता है या बैलेंस किया जा सकता है? कैंसर की तो अलग ही स्टोरी है, इसको लाइफस्टाइल से ज्यादा आप कह सकते हैं। इट इज मोर लिंक्ड टू द लाइफस्टाइल। अगर योगिक लाइफस्टाइल लीड करेंगे या कोई स्पेसिफिक कोई प्लैनेट किसी के कहीं किसी हाउस में रहता है तो एब्सोल्युटली इसके लिए आपको जैसे प्रकृति समझ गया, इसके बाद आप प्लैनेट्स को समझते हैं। 9 3 बोला मैंने, ऐसे 9 प्लैनेट्स के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होती है, वो किस हाउस में बैठा है उस हिसाब से आपका डिजीज प्रोननेस आप पता कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि अगर आपका जैसे मार्स इंटेस्टाइन में बैठ गया, हमारे तो अब इसका मतलब ये है कि 12 हाउस के पार्ट भी बॉडी पार्ट भी है। So the 12 houses have
हाँ, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के आपने हाउसेस बोला कि इंटेस्टाइन में बैठ गया, तो मतलब उसका भी प्लैनेट्स में? हाँ, 6th हाउस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, है ना. द 4th हाउस इज द स्टमक, पार्ट्स ऑफ द लंग्स, चेस्ट एरिया, है ना. तो स्टमक में अगर आपका कोई हैवी प्लैनेट कफा बैठ गया तो आपका स्टमक में ज्यादा म्यूकस, हैवीनेस और ब्लोटेडनेस होगा. तो इसी प्रकार हम आयुर्वेद से इसको बैलेंस कर सकते हैं. कि अगर पहले से ये देख लिया जाए कि कोई स्पेसिफिक अगर आपका कोई प्लैनेट यस, कहीं बैठा है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती तो हैं. उस प्रकार की जो डिजीजेस होती हैं वहां पे उसकी संभावना बढ़ जाती है. ओके. यस, कुछ इसी तरह का एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बात सा कैंसर बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है ना. फीमेल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इश्यूज के साथ साथ इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा देखने में आता है. तो क्या ये भी किसी तरह के या लाइफस्टाइल में है या प्लैनेट्स का है? किस तरह से आप इसको साइंटिफिक वे में कैसे देखते हो? जितनी मेरी समझ है ये प्राइमरीली लाइफस्टाइल की वजह से है. ओके. आपको एक बहुत इजी एग्जांपल दूंगा. चलिए, मोमोस खाने की आदत लोगों को बहुत है ना. हम जब दिल्ली जाते हैं मोमो करते रहते हैं, मैगी मोमो. हाउ विल इट इफेक्ट? नाउ लिसन टू इट अगेन साइंटिफिकली. जितना मैं, बहुत सारे और कारण है, एक कारण मैं आपको समझाता हूँ. साइंटिफिक जानने के लिए यहाँ है. साइंटिफिकली समझाता हूँ. मैं मानता भी नहीं, बिना साइंस के मैं किसी पे विश्वास ना करूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे मोमोज खाए. इट्स अ पार्ट ऑफ माई डेली फूड. और मैदा जैसा खाना हम खा रहे हैं. और जैसे विदेश में ही प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का. मैदा चिपकता है हमारे इंटेस्टाइन से, फाइबर्स कम है, और इस तरह के हमने खाने बहुत सारे खाए. ये प्रोसेस्ड खाना, बिस्किट, ये वो, ब्रेड, और यू नो रेगुलरली हम खा रहे हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में ये चिपक जाएगा. ओके. फाइबर्स कम, फल वल लोग खाते नहीं है. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जब हमारे इंटेस्टाइन में चिपक रहा है, ये चिपकने के बाद ना ये सड़ता है अंदर, ये डिकम्पोजेस बिकॉज़ इट्स नॉट गेटिंग आउट. अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है. सो दिस फूड इन द स्टमक, इट स्टिक्स टू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इट रॉट्स. जब ये सड़ता है, सड़ने से क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके. है ना. तो टॉक्सिन्स, एसिड्स हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये जब सड़ता रहता है, ये सड़ के अमा बोलते हैं आयुर्वेद में, एक ब्लैक स्टिकी स्मेली एक चीज बनता है. जैसे मीट वगैरह से भी होता है, प्रोसेस्ड फूड से भी होता है, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड, हाँ, जो चिपकता है रिफाइंड फूड से. लाइफस्टाइल का थिंग है. तो हमारे इंटेस्टाइन में वो हुआ, कॉन्स्टिपेशन रहा रेगुलरली, लाइफस्टाइल इशू है. विदेश में जाएंगे 1-2 दिन में एक बार टॉयलेट जाते हैं, इनका क्लियर होता ही नहीं इमोशन. दिस लुक्स वेरी सिंपल, बट ये जो एसिड आपका हो रहा है, आपके ब्लड स्ट्रीम में ये एसिड चला गया, एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन से, और आपका ब्लड एसिडिक बन गया. Okay. The moment the blood is acidic, the acidic blood is all over the body. Now, cancer is what? Cancer is nothing. Scientifically, cancer means that एक सेल का जो एक जीन होता है ना, उसमें ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना. जितना बहुत लेमन में समझा रहे हैं इसको. तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि भाई एक सेल ग्रो कर रहा है, द मोमेंट इट टचेस अनदर सेल और ग्रो करना बंद कर जाएगा. Okay. ये एक जीन होता है, उससे नियम है सेल ग्रोथ का. अब वो जीन क्या बोलते हैं, ये काम करना बंद कर देती है. क्यों? इसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए. Okay. If your body is acidic, you are highly prone to cancer. Okay. So acidic body condition is a prerequisite of a cancerous onset. So all the alcohol acidic करता है बॉडी को, ये सारे जो चीजें acidic करती है बॉडी को, स्मोकिंग acidic करता है बॉडी को. जो भी बॉडी को acidic करेगा, कैंसर का चांस बढ़ेगा. Okay. It's just a कॉज एंड इफेक्ट, जैसे मैं कह रहा था. यू मेक योर बॉडी अल्कलाइन. हम तो चिराता का पानी पीते हैं सुबह सुबह, कड़वा. बॉडी में एंटी कैंसरस है. Okay. Getting it? So if your body is acidic with your lifestyle, when you're drinking, smoking, or the food, acidic food, बार-बार रेफ्रिजरेटर से, बार-बार सड़ा स्टील खाना, बासी खाना खाते हैं आजकल, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बॉडी को हमने एसिडिक बना दिया. अब ये बॉडी एसिडिक है, ब्लड एसिडिक है. जहां भी ये ब्लड स्टोर होगा, उस एरिया में जहां पे वीक है, जहां पे पुराना सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वहां कैंसर सेल्स डेवलप होने लग जाएंगे, क्योंकि कैंसर सेल को एसिड चाहिए. Okay. कैंसर लव्स एसिडिक. यही चीज की हर चीज का फूड होता है, कह लो. तो इसका फूड है एसिडिक मीडियम. तभी जाके वो जीन ट्रिगर होके वो एक्सप्रेस ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाती है, और आप कैसे केमिकल कारण से आपको क्या बोलते हैं, कैंसर का ऑनसेट हो सकता है. मतलब जैसे कि कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का उपचार करते हैं, हाँ, तो एक बार वो चीज बहुत ज्यादा उभर जाती है, बढ़ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है. ये डिपेंड करता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी लाइक दैट, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड द इंटेंशन. तो उस हिसाब से ये हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली. ओके.
हाँ, it can go very smooth also. It can go. Depends on your past karmas. पास्ट Past karmas क्या? पास्ट कर्मा से एक चीज और सके भी हम ग्रहों को लेकर ही बात कर रहे थे तो ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि मांगलिक है बच्चा है ना या कोई भी, और तो इसका भी कोई सोल्यूशन? और कहते हैं कि अगर किसी का मांगलिक बच्चा है तो ऐसा नहीं, उसको बहुत तरह की चीजें इसमें आती हैं। इसमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ये बोलूंगा कि जो पित्त प्रकृति का इंसान होता है उसकी सेक्सुअल ड्राइव हाई होती है। ओके। बिकॉज उसकी नेचुरली उसके जो सिक्रीशंस ऑफ द हार्मोन्स आर हायर, तो इसीलिए जब वो उस प्रकार के पार्टनर के साथ ही कंपैटिबल रहता है, क्योंकि मार्स लीड्स टू एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, मतलब मांगले उसमें बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, काफी सारे इसमें विवाद भी है, ऐसा है वैसा। मैं आयुर्वेद समझा रहा हूँ आपको ताकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, मैं आपको बहुत तरीके से समझ पाया आप। ये एस्ट्रोलॉजी में काफी सारे समझने वाली बात भी है क्योंकि वो दिखता नहीं है। ठीक है, बट आयुर्वेद आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि भाई उस इंसान के स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र ओवर एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ द पित्त क्वालिटी एंड देयर नेचुरल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज हाई। So when that happens, their sexual behavior is also more. So that sexual demand is more, demand of food is more, demand from life is more. Okay. अगर वैसी compatible मनुष्य ना मिले तो प्रॉब्लम आती है। Okay. सिंपल आयुर्वेदिक तरीके से भी अगर आप हाई सेक्सुअल ड्राइव के मनुष्य हैं तो आपको वैसे ही काउंटर पार्ट मिले तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। तो अगर इसे जैसे आपने बताया तो अगर उसे पहले से ही बैलेंस किया जाता है तो बैलेंस करिए, या तो फिर आपको समझिए आपको कैसे पार्टनर चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। ओके। एक और इसमें रहता है कि इसमें भी क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल और आयुर्वेदिक पार्ट इसमें आता है? पितृदोष कहा जाता है बहुत ज्यादा, और कहते हैं कि अगर ये नहीं संभला तो जिंदगी बर्बाद है। होता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? यस, इसमें हम अपने चार्ट को देख के राहु का जो प्लेसमेंट होता है, अगर सन वगैरह के साथ कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं राहु केतु की, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ पितृदोष है। इसमें बेसिकली बात ये होती है कि कुछ एनर्जीज जो हमारे जेनेटिकली या फिर आप कह सकते हैं कार्मिक एनर्जीज हमारे पितरों का रहता है, वी आर द आउटपुट ऑफ देम ओनली, राइट? तो कभी उनकी कुछ नेगेटिव कर्मास ऐसी हो जाती हैं जो हमारे यू नो व्हाट डू आई से हमारे कर्मा पैटर्न्स को ब्लॉक कर रही होती है। बिकॉज कायनात में तो बहुत एनर्जी है, उसको आप टैप करना चाह रहे हैं, पर अगर बीच में कुछ एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस आ जाए, इसको हम पितृदोष समझ सकते हैं। तो उन कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव करने से, ताकि आप डिवाइन ग्रेस में, गुरु माँ मेरी बोलती थी कि आप कितने भी पूजा कर लीजिए, अगर दोष लग गया ना तो वो आपको आ नहीं पाएगा वो एनर्जी आप में। तो ऐसे वास्तु का भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे पितृ का भी होता है, ये सारे कुछ ऐसी एनर्जेटिक्स होती है जो पास्ट कर्मा से, हमारे पास्ट कर्मा से ब्लॉक कर दी। तो इसलिए इसको रिमूव करना कार्मिक वे से इम्पोर्टेंट है, ताकि वो जब लेयर्स रिमूव हो जाती है देन द डिवाइन एनर्जी कैन फ्लो फ्रीली। तो इसमें तो जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस तरह से अगर हम इसको समझें कि तो आपके कर्म हैंगे तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो फिर इज दैट पॉसिबल कि हम इसे फिर भी बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, कर्म से बैलेंस कर्म को काटता है ना। तो मे भी कुछ नेगेटिव ऐसे कर्म हमारे एंसेस्टर्स ने कर दिया, उसका इफेक्ट हम भी आज भोग रहे हैं, तो आप अपने अच्छे कर्म से उसको बैलेंस कर सकते हैं। आपने उपवास के बारे में एक जगह बताया था कि 19 तरह के उपवास होते हैं। हाँ। तो ये कैसे होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं? अगेन इसमें बेसिक जो इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपने प्रकृति के हिसाब से उपवास रखें। जैसे कफा जो मनुष्य है वो प्रोलॉन्ग्ड समय तक बिना खाना के चला सकता है, बट वही चीज अगर एक पित्त वाले ने किया उसको एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि उसके बॉडी में नेचुरली एसिडिक सिक्रीशन ज्यादा है। वैसे ही अगर वात वाले ने ज्यादा उपवास रख दिया, उपवास रखने से आपका वात प्रकृति बढ़ता है। स्पेस ना, खाली स्पेस। तो हमने उपवास जब रखते हैं हमारा वात बढ़ता है शरीर में। तो अगर आप ऑलरेडी वात मनुष्य है, आपको एकदम पता भी नहीं इस बारे में, और आपने ज्यादा उपवास रख लिया तो आपके बॉडी में दुर्बलता आ जाएगी। तो इसीलिए जो हमारे जो पहले गुरुकुल सिस्टम में उपवास होता था, इट यूज्ड टू बी अंडर गाइडेंस ऑफ अ गुरु हु नोज योर प्रकृति एंड विल टेल यू चल तुम दूध पी लो। पित्त वाला अगर दूध पिए तो उसका पित्त शांत हो जाएगा, बट वात वाले को बोलेगा चलिए तुम रात को मत खाना, दिन में खा लो। कफा वाले ऑलरेडी खाना स्टोर हुआ है, उसको बोलेंगे अच्छा नहीं तुम आज रहने ही दो खाना, उपवास करवाया जाएगा। तो इसी प्रकार से उपवास के काफी कारण, काफी अगेन एवरीबॉडी आर नॉट क्लोन्स, है ना? क्लोन थोड़ी है कि सबको एक जैसा है। बिल्कुल। किसी के शरीर में ज्यादा एसिड है, किसी के शरीर में ज्यादा म्यूकस है, किसी में ज्यादा वात है, किसी में कुछ है, किसी में। तो इसी प्रकार से अपने से मैं उपवास नहीं करता ज्यादा, आई डोंट डू टू मच ऑफ फास्टिंग। इट डजंट सूट मी, मुझे चक्कर आ जाते हैं, सर दर्द होता है मेरा, बिकॉज वात बढ़ जाता है। एंड मेरे लाइफस्टाइल में भी आई एम वर्किंग आउट अ लॉट, मेरा 3 घंटा तो वर्कआउट होता है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, तो मैं उपवास नहीं रखता उतना।
रखता हूँ तो इंटरमीडिएट जो रात को नहीं खाना वो वाला रखते हैं एंड इट्स गोइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, It has great effects, but knowing your constitution and then following fasting is important. है ना, अपने प्रकृति को समझ के करना बेटर है जी। यहाँ पर शिक्षा प्रणाली के काफी खिलाफ आप कहते हैं। दो तरह की शिक्षा आपने बताई है और आप काफी इसके एंटी बोलते हैं। एंटी है, वही डर लगता है मेरे टीचर्स वगैरह देखेंगे तो फिर बोलेंगे। एंटी सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये सिस्टम में ना हमें ओबीडियंस सिखाते हैं, यू नो। एंड अगेन एंटी से ज्यादा मैं प्रो बोलूंगा कि हमारे जो गुरुकुल सिस्टम में हुआ करता था उसको सिस्टमैटिकली तोड़ा गया था, बिकॉज दैट यूज्ड टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बीइंग्स, नॉट ओबीडिएंट पीपल। टुडेज सिचुएशन इज वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड जो हमें अंग्रेजों ने दिया। हम एजुकेट कर रहे हैं, लिटरेट बना रहे हैं, बट हम कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस नहीं कर रहे, हम चरित्र निर्माण नहीं कर रहे। हम केवल एक इंफॉर्मेशन देके एक रोबोटिक्स जैसे हम एक बस संसार के लिए वो कर रहे हैं कि भैया कमाओ, और दैट्स अ लोअर चक्रा थी। तो एक व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होती हैं जो हमारे करंट एजुकेशन में काफी हद तक मिसिंग है। वापिस आते हैं अपने नवग्रह चीजों के ऊपर। ये नवग्रह योग क्या है और ये किस तरह से काम करता है? ये नवग्रह योग मैंने एक्चुअली डेवलप किया था, क्योंकि आजकल यू नो विन्यासास बहुत चलते हैं, योगा फ्लोज। So what happened was, मैं जब पढ़ रहा था एस्ट्रोलॉजी, मुझे पढ़ने को आया कि सूर्य नमस्कार से सूर्य बैलेंस होता है। ओके, ठीक है, कैसे होता है इसका कोई आंसर ही नहीं देता। हमने इतने सारी जगह पे पूछा कैसे, बोल देंगे एस्ट्रोलॉजी वाले आजकल। डोंट माइंड मी सेइंग दिस, I'm not saying I'm a great astrologer, I'm just a researcher in every field, not even an Ayurvedacharya, not even nothing, I'm just a researcher. ये होता है, वो होता है, बोल तो देंगे, बट प्रूफ करना कि क्यों, यह लोग नहीं कर देते। जो भी मैं ऑनलाइन कोर्सेज किया है ना, ये होगा, वो होगा, ये होता है, वो होता है, ठीक है, पर कारण क्या है? सूर्य नमस्कार से सूर्य कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? Nobody could answer. I sat, I'm like I need to know because I was a yoga person. फिर मैंने देखा कि अच्छा, सूर्य नमस्कार से हमारा जो शरीर का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। पूरे ऐसे जब जाते हैं आप, आपका सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके साथ साथ आपका लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक, जिसको इम्यूनिटी से लिंक्ड होता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। दैट्स व्हाई when you do Surya Namaskar, your circulation increases, your lymphatic flow, your lymphatic drainage increases, immunity increases, energy increases. Okay. पूरे all over body में प्राणा increase हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार से सूर्य बैलेंस हो सकता है, तो पर मुझे मंगल कैसे बैलेंस करूं मैं, और मैं शनि कैसे बैलेंस करूं फिर? क्योंकि दो ही सुने हैं, सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। ये 9 ग्रहों का भी तो कुछ होगा बॉडी से लिंक। तब हमने ये रिसर्च किया, मैंने अच्छा देखते हैं, करते करते ये लिंक मिला मुझे कि यस, हमारे जो शरीर के चक्र होते हैं उसमें भी एक प्लैनेटरी लिंक से वो ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे अगर मर्क्यूरी बैलेंस करना है योग से, मैं कहाँ काम करूँ शरीर में, मुझे जानना चाहिए कि मेरे शरीर के कौन से एस्पेक्ट में मर्क्यूरी इफेक्ट करेगा और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा चक्र होता है। एंड व्हेन आई नो दैट, आई कैन बैलेंस। दैट्स हाउ वी क्रिएटेड 9 yoga flows with asana, pranayam, mudra, bandh, some kriyas and mantra. Okay. And these are called the navagraha yoga. नवग्रह की पूजा करिए आप, बहुत बढ़िया, विश्वास साथ करिए और भी अच्छा। बट कुछ लॉजिकली प्रैक्टिकली अगर आप करना चाहें तो आप 9 ग्रहों के लिए अलग अलग योगा विन्यास करके भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। और उसे सीखने के लिए सब आपके पास आना पड़ेगा, अभी कॉपीराइट करना पड़ेगा। एक चीज आप ना, आपकी थोड़ी इस पर शायद रिसर्च चल रही है पूर्णिमा अमावस्या को लेकर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रिसर्च चल रही है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। एकादशी पे थी, पूर्णिमा तो हमें पता है क्या है क्या नहीं। एकादशी का मुझे डाउट था हमेशा, और अभी मैं बोलूंगा उतना ज्ञान है नहीं, पर हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जान पाए। इसमें कंसेप्ट है सप्त धातु का, कि धातु मतलब टिश्यूज। जैसे हमने आज कुछ खाना खाया, वो अलग अलग टिश्यूज में वो एनर्जीज जाती हैं। पहले प्लाज्मा, देन ब्लड, लाइक दैट इट गोज टू द मसल, फैट, नर्व्स, देन इट बिकम्स, so there are 7 धातुस like that. एकादशी is the 11th day and then 15th day पूर्णिमा होती है। ठीक है, ठीक। ये जगह हम पढ़ रहे थे कि हमारे नर्व्स में जो एनर्जी जाएगी वो डिपेंड करता है हमने 4 दिन पहले क्या खाना खाया है। ओके, ठीक है, ये भी रिसर्च का टॉपिक है, इट माइट बी डिबेटेबल, आई एम अगेन लाइक यू नो आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। ओके, सो जो खाना हम एकादशी में खाते हैं उसका एनर्जी नर्व्स तक पहुंचती है पूर्णिमा तक।
Okay. And nerves is what? The CNS, PNS, the central nervous system, brain, spinal cord and the nerves. So उसका nourishment आपने 4 दिन पहले क्या खाया, एंड पूर्णिमा में तो मून का इफेक्ट होता ही है, तो ये एकादशी का एक लिंक हो सकता है. तो इसीलिए एकादशी पे चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि पूर्णिमा लिंक रहता है. हाँ, ये भी है क्योंकि उसमें मून ज्यादा कहते हैं. हाँ, a moon is linked to चावल is what? It's kapha. It retains. It's water. So water is something that retains. And all these Ekadashi, Purnima is all about let it be, detach. Water is all about memory and holding, kaphagenic. Okay. So we avoid kaphagenic food. We eat raw food, vatagenic food, so that you can let go. Okay. So there can be a link like that. I'm trying to figure it out. And it's very interesting. Another link is about junk DNA. So we have some DNAs which are called junk DNAs. उसमें भी कुछ DNA लेवल पे इस एक्टिविटी से कुछ होता है. Okay. तो जब हम कर लेंगे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब बोल पाएंगे. अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, तो these are 2 आपके पास आएंगे. बिल्कुल आइए. एक मानने वाले बहुत है, जानने वाले कम है. सब कुछ कनेक्ट हो गया ना, पीछे से आपने सब कुछ कनेक्ट कर ही दिया. एक बात आती है तंत्र को लेकर. तंत्र क्या है? ज्यादातर तंत्र का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, या लोगों के दिमाग में शायद वो गुड़िया पिन्ने तो आपके अकॉर्डिंग साइंटिफिक वे में तंत्र क्या है? All about energetics. You know, anything that will help you expand your consciousness is part of tantra. तंत्र तन अणुत्रास ऐसे बोलती थी मेरी गुरु माँ, कि अपने बॉडी को के अवेयरनेस को आप एक ले जाइए अपने एटॉमिक लेवल के अवेयरनेस पे और एक्सपैंड करिए. So anything that expands your consciousness through yantras and mantras is a tantric activity, right? So again, I'm again trying to figure that out because it's a very deep subject. इसमें सारा एनर्जी का खेल होता है. Okay. कि आप एनर्जेटिक्स को किस तरह से अपने कंस्ट्रक्टिव वे में आप यूज कर सकते हैं. इसी में एनर्जी को नेगेटिवली आप यूज भी कर सकते हैं. Okay. तो इसीलिए तंत्र में ब्लैक एंड व्हाइट 2 तरह के हो सकते हैं. कि आप उस एनर्जी को, फॉर एग्जांपल मेरे पास आपको ने बैटरी पकड़ा दी, उसमें टेराबाइट्स ऑफ एनर्जी है. आप उस एनर्जी से लोगों को करंट लगाएंगे, भस्म कर देंगे, या तो उस एनर्जी से आप प्रकाशित करेंगे. तो दिस गेटिंग द बैटरी सेटल्ड इज तंत्र. बट जैसे आप भी कलश बनाते हैं, शंख बजाते हैं, धूप दीप देते हैं, ये भी एनर्जी का ही खेल है. तो ये सब तंत्र के पार्ट्स हैं. सो ऑल पूजा पाठ रिचुअल्स आर अ पार्ट ऑफ वाइट तंत्र. बट यस, इफ यू वांट टू यूज इट इन अ नेगेटिव वे, दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ तंत्र. एक ऑरा शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, है ना? तो ऑरा एक्चुअली क्या है और ये किस तरह से काम करता है, या किस तरह से सोसाइटी में या फिर आपको प्रोटेक्ट करना, किस तरह से आप इसे कहेंगे? Aura is again linked to the प्राण, वात. शरीर में ना पंच प्राण होता है. कि जो वायु है, वायु समझिए, तो there are 5 types of वायु. प्राण, अपान, समान, उड़ान, व्यान. So vyana is the residual prana that is left after all the vayus have been used. Okay. So what you eat, what you think, what you feel, what you excrete out, after all that balance, the left out energy is called vyana prana, which nothing is the vibe, which is the aura that you're talking about. So when your mind is having good thoughts, your evacuations are clear, no constipation, no acidity, your food is also sattvic to a great extent, your thoughts are sattvic. So your aura becomes stronger. Okay. Similarly, if you are eating very good food, बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, but मन में बहुत त्रुटियां हैं, तो आपका aura affect करेगा. Okay. हाँ. तो खुद का जो behavior issues है, या जिस तरह का हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हर चीज aura से connected है. सब कर्मा ना. This is mental karma. Food is chemical karma. Okay. Action is physical karma. I'm sitting with 5 people. That is collective karma. It's all a collection of all karmas. So aura is the energy around us, which is actually the prana, the vyana prana. And that's why we feel sometimes very connected to someone, sometimes repelled. It's because of that prana. सब किसी का जो महात्माएं होती है उनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, उनका बहुत वाइड एरिया तक वो एनर्जी जाता है. True. कुछ लोगों का बहुत संकीर्ण होता है. तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग उनके कर्मस पे बेस्ड होता है. ऑरा से ही एक चीज और यहाँ पर कनेक्ट होती है, एंटिटीज को जिस तरह कहा जाता है ना? तो क्या ये एक्चुअल में होती हैं और ये किस तरह से इफेक्ट करती हैं? और आपका खुद का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो? हम तो एक बहुत हॉन्टेड टाउन में रहते हैं, शिमला में. बहुत सारी स्टोरीज हैं. बट ये प्रश्न मैंने अपनी गुरु माँ से पूछा था कि गुरु माँ, ये भूत होते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा था ऐसे तो नहीं समझोगे तुम, एनर्जीज होती है, गुड बैड एनर्जीज, Okay. है ना. सम एनर्जीज जैसे
एंटिटीज की जैसे बात कर रही है, आयुर्वेद में भी अष्टांग हृदय में एक चैप्टर में डिमोनोलॉजी का इसमें लिखा हुआ है ग्रहास, यू नो, सो दे आर लाइक एंटिटीज व्हिच आर एनर्जेटिक इन नेचर विदाउट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. ओके. सो दीज एनर्जीज आर देयर इन द कॉस्मोस. हमारे यूनिवर्स में, हमारे आसपास, इवन इसमें इस लोक में ऐसी एनर्जीज होती है. और ये एनर्जीज आपके एनर्जीज के जैसे कॉरेस्पॉन्ड करता है, इट गेट्स अट्रैक्टेड टू यू. ओके. सो इसलिए जब हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, वी अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज, एंजल्स. कुछ लोग सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है उनकी. ऑल दीज एंजल्स, दीज गुड एनर्जीज आर अफेक्टिंग देम. समटाइम्स बैठे बैठे डिप्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये भी एनर्जीज के साथ लिंक्ड होता है. ओके. तो ये कई बार हमारे ऑरा में इफेक्ट करती है. Because when your aura is weak or it's receptive or susceptible, these energies can come and affect our life. जो राहु से हम समझते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट हाँ ये एनर्जीज होती हैं और महसूस भी हमने किया है, अच्छे बुरे दोनों. पहाड़ के ऊपर एकदम जंगल में कुटिया में बैठ के साधना कर रहे हैं, and I could feel there is something. आपने खुद कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस स्पेसिफिक कुछ दिखा है? दिखा भी है, मतलब लाइट्स दिखे हैं. बट ये ज्यादा हैलुसिनेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि अपर चक्रा जब स्टिमुलेट होती है, यू गेट टू सी लाइट्स, कलर्स, है ना. बट दैट्स नॉट द गोल. द गोल इज अल्टीमेट पीस, सच्चिदानंद. तो लाइट्स दिखती है, यू गेट टू सी, यू नो, मतलब एंटिटीज होती हैं कहने का मतलब. हम तो ये घर में फील करते हैं, यहाँ बैठे हैं अपने आश्रम में यहाँ बैठते हैं एकांत में, एक बहुत सुंदर सा प्रेजेंस फील करते हैं. कभी बार सुंदर खुशबू आती है, कभी कभार सडनली देयर आर ऑल एंजेलिक प्रेजेंस. ओके. मतलब ये सिम्टम्स रहते हैं उसके, इंडिकेट करते हैं. गुरु होते हैं जो हायर, यू नो, एस्ट्रल बॉडीज होती है, बड़े बड़े महात्माओं की, एंजल्स की, ये ऐसे पता चलता है. सुगंध आना, अच्छा फील करना, एक बहुत शांत वो करना, ऐसे बहुत सारी इंडिकेशंस भी होती है. जरा से अगर रिसेप्टिव हो तो प्रकाश दिखते हैं. आप कई बार जैसे ऊपर पहाड़ों में जाएंगे, लेकिन इसके लिए तो आपकी तरह बहुत ज्यादा साधना और प्रैक्टिस की शायद जरूरत है. बेसिक योगा करिए, साधना तो फिर दूर की बात है. साधना बड़ा सुंदर बड़ा लगता है. साधना मतलब ट्यूनिंग, हम सुर साध रहे हैं, शरीर को साधिए जरा सा योग करके. मुझे तो इतने में ही काफी कुछ मिल गया. मुझे भी वैसी साधना नहीं हो पाती, जितना होता है उसमें काफी ट्यूनिंग हो जाती है और आप फील कर पाते हैं वो. अच्छा, जैसे यंत्रों की अगर हम बात करें तो क्या ये भी कहीं साइंटिफिक कनेक्ट है और किस तरह से काम करते हैं? ये ज्योमेट्री का साइंस है. ओके. देयर इज अ साइंस ऑफ ज्योमेट्री, बिकॉज़ ज्योमेट्री की भी एनर्जी होती है ना. हर ज्योमेट्री के फेंग शुई में भी ऐसे इसका एक लॉजिक होता है और ज्योमेट्रिकल फिगर्स का भी एक एनर्जी होता है. सो उसी को लेके हम यंत्र में वो करते हैं. यंत्र को इसी प्रकार जब हम यूज करते हैं उस ज्योमेट्री की एनर्जी को, इट इज एब्सोल्युटली देयर. हमारे पहले ना ये मूर्ति पूजन से पहले यंत्र की पूजा, तंत्र में ना पहले मूर्ति ऐसे पहले ज्योमेट्री की पूजा की जाती थी. उसको फिर एनर्जाइज करते थे, तो इट यूज्ड टू बिकम अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. दैट वाज हाउ द यंत्रस वर यूज्ड. कि मूर्ति पूजा बाद में आई, पहले यंत्र पूजा थी. यंत्र पूजा होती है. ओके. यस. कुछ मंत्रोच्चारण के बारे में भी आप कहते हैं, तो ये किस तरह से काम करते हैं और क्या इनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स रहते हैं? मंत्रों को, दिस इज अ सटल वाइब्रेशन, इट वर्क्स ऑन योर चक्रास. ओके. एंड इट स्टिमुलेट्स दैट. देयर आर टाइप्स ऑफ मंत्रस. कुछ आपकी बहुत स्पेसिफिक चक्रों से लिंक्ड होता है, वो आप बहुत स्पेसिफिक मंत्र है, जैसे अगर लॉक इन की. रेस्ट some are good affirmations that also brings a good effect. Okay. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत शब्द इस्तेमाल होता है, इससे आप अपने साइंटिफिक वे में कैसे देखते हैं या इस पर भी कोई रिसर्च है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुद्राएं होती है योगा में. Okay. गुड मुद्रा, अंकुश मुद्रा, ये उत्तर बोधि मुद्रा, उससे आप, बट प्रोवाइड आपकी एनर्जीज ठीक है. Okay. योर एनर्जी, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. यूनिवर्स का नेचर का लॉ है कि आप जो एनर्जीज आप रेडिएट कर रहे हैं वही एनर्जी आपके पास आएगा, है ना. तो ये लॉ काम करता है. Okay. लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम मोर इफेक्टिव, नॉट जस्ट मैं थिंकिंग ऐसे बैठा हूँ सोच रहा हूँ, वो एक खामख्याली एक बात हो गई. इतनी बार लिख लो, ये लिख लो, ये सबकॉन्शियस में काम. Okay. ये होगा. इसको और पक्का करने के लिए अगर आपने बॉडी, एनर्जी और माइंड तीनों को अलाइन कर दिया तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा. Okay. इसलिए हम योग करते हैं. When we do an asana, for example, I'm doing this asana. I do this physical, coordinate with the breath, and bring the mind. So all three gets tuned. So when that level of vibration we start emitting, so on a vibrational level, things start manifesting also. So it's quite a possibility. Okay.
जैसे अगर हम योग के पार्ट पर बात करें तो ज्यादातर लोग आज के समय पर अगर देखें तो रात को 7 और 8 बजे भी वर्कआउट करते देखे जाते हैं। कितना सही है ये अपने एस्ट्रोलॉजिकल या साइंटिफिक वे में? इंटेंस वर्कआउट रात को करने से जरा सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इट्स बेटर टू वर्कआउट ड्यूरिंग द, क्योंकि ये नाड़ियों का खेल है इसमें। ओके। बेसिक बताते हैं आपको। हमारे जो ह ठ योग है, ये हो गया ह माने सूर्य नाड़ी, ठ माने चंद्र नाड़ी। तो ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से लिंक्ड रहता है। तो दिन में सोचिए फॉर एग्जांपल अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है। ये इट कीप्स चेंजिंग, यू नो, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब 1 hour 1.5 hours में it keeps changing. 90 minutes almost. 90 minutes almost it keeps changing, है ना? So most of it is more active in the daytime. So when we have good heavy food, my गुरु माँ बोलती थी दबा के खाने का है, हाँ है, दिन में खा लो। आपका अग्नि जल रहा है, एसिड सिक्रेशन ज्यादा है, खाना हजम हो जाएगा। एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, इंटेंस काम करना है, कर लो। रात को क्या होता है, हमारी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है, जो हार्मोनल रिलीज, क्लेंजिंग, सफाई शरीर की, है ना, हार्मोन्स का रिलीज, ये सब होता है। उस समय अगर आपने कुछ ज्यादा खा लिया या तो ज्यादा वर्कआउट कर लिया तो एनर्जी का एक एनर्जेटिक लेवल पे आपको दिक्कत आ सकती है। ओके। अर्ली इवनिंग वर्कआउट करके लंबा शवासन, लॉन्ग मेडिटेशन, दैट्स ओके, स्टिल फाइन, बिकॉज़ यू कूल डाउन, टाइम नहीं है, यू वर्कआउट एंड यू कूल डाउन। बट जितना लेट करेंगे उतना गड़बड़ होगा, इट विल अफेक्ट योर एनर्जेटिक्स व्हिच लीड्स टू डिजीजेस एंड हार्मोनल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। तो ये हो गया ना, रात को अगर फॉर एग्जांपल सफाई नहीं हुई शरीर में, हार्मोन्स का ऊपर नीचे रह गया, क्योंकि आपका खाना जो हमने शाही पनीर खा लिया रात को हैवी, तो सारा एनर्जी इसको डाइजेस्ट करने में चला गया था, तो क्या रह गया, हार्मोनल रिलीज रह गया, आपका डिटॉक्सिफिकेशन रह गया। तो वो चीज इसलिए एनर्जेटिकली इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए अनुशासन, लाइफ स्टाइल का पैटर्न होना चाहिए ताकि लाइफ बैलेंस चले। ओके। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपसे साइंटिफिक वही पूछूंगी, क्योंकि रीजन बीइंग कि आपके जो है रिसर्च बेस्ड ही सारी बातें रहती हैं। इसमें आपने बार बार बात करी है डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर, है ना? और एक साइंटिफिक वे में बात करें कि अगर हम बात करें कि महिलाओं की अगर हम मेंस्ट्रुअल उसकी बात करते हैं तो क्यों कहा जाता है कि उस समय पर साइंटिफिक वे में पूजा नहीं करनी चाहिए या कोई भी एक्टिविटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए स्पिरिचुअल? जब महिला की जो मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है ना, पंचवात की बात की थी, पंच प्राण, तो उनका अपाना प्राण जो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा रहता है। ओके। पूजा पार्ट इज ऑल अबाउट अपवर्ड फ्लो। ओके। बहुत लेम लैंग्वेज है दोनों का। मंदिर में पूजा पाठ करते हुए आप एनर्जी को ऊपर की तरफ ला रहे हैं, आद्यावात प्राण की तरफ। ओके। बट उस समय आपका नेचुरल फ्लो है डाउनवर्ड, तो एक एनर्जेटिक क्लैश करेगा। बाकी एंथ्रोपोलॉजिक है, कुछ हाइजीन का हो सकता है, उस समय फैसिलिटीज नहीं हम थी। साइंटिफिक बात करेंगे पहले एनर्जेटिक बात कि एनर्जीज को साइंटिफिकली दे विल नॉट बिलीव इन एनर्जी। हम योगी जो होते हैं एक्सपीरियंशियली बिलीव करते हैं। आई कैन फील अपाना वायु, आई कैन फील द अपवर्ड फ्लो। इसके लिए हमें इंटरनलाइज करना पड़ता है। ओके। तो फॉर अस इट्स देयर बिकॉज़ आई नो इट्स देयर। आपको नहीं मानना मत मानो। तो सीधा सा है ना जो अपान वायु ज्यादा होता है उस समय। ठीक है, ठीक है, तो उसमें अपान शक्ति को काउंटर कर देगा ना, पूजा पाठ की जगह में उल्टा हो जाएगा, तो दैट विल क्रिएट एन एनर्जेटिक इम्बैलेंस। ओके। एक चीज और ऐसा कही जाती है, शुरू से ही सभी ने सुना होता है कि रात को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसका हम एक आंसर है मेरे पास, मैं खुद नहीं काटता। ये भी अपान वायु है, नाखून बाल, और इसमें आपका एक ऑरा, एक एनर्जी बॉडी का एक पार्ट रहता है। कुछ लोग बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट कि उस जमाने में लाइट नहीं था, कट जाता था, मे बी दैट्स आल्सो ओके। बट सुबह दिन में यूवी रेडिएशंस होती हैं, सन की रेडिएशंस होती हैं। व्हेन यू डिटैच योर नेल और योर हेयर, द अपान एनर्जी, दिस रेडिएशन कट्स दैट लिंक। ओके। Okay, but at night this hair you take out, cut it, the energy is still, you throw it in the dustbin, that energy, dirty energy, wrong energy can latch on to you. जैसा इस साल बहुत ज़्यादा साल शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा ये पब्लिसाइज हुआ था कि 2025 जो है ये मंगल से रिलेटेड है, सभी के लिए शायद नुकसान हो सकता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? Again, to respectfully to all the numerologists, I am myself a certified numerology person. Okay. I've learned it. बट आप मानते नहीं तो? बट नहीं मानता, मतलब ठीक है, मैं I follow it. I've seen it work. Say I'm a number one. My life revolves around. बट ये आपके अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं हुआ। बट मैं प्रूफ मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ, बट मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, उस पर मैं टिप्पणी भी ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मैं इसको अभी तक, जब मैंने अपने टीचर से पूछा कि न्यूमरोलॉजी क्यों काम करता है, मैंने कहा एनर्जीज होता है एक नंबर का। मैंने कहा साइंटिफिकली कैसे,
जैसे लिंक होता है प्लैनेट से, मेरा ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो मॉडर्न वेस्टर्न कैलेंडर एंड द वैदिक कैलेंडर, व्हाट इज द लिंक? आज दिन सूर्य सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, अभी समय निकाल के पढ़ेंगे, तब अगर पता चला सच में ऐसा लिंक है तब मैं मानूंगा, तो पढ़ाना शुरू करेंगे, तब पढ़ाएंगे। एस्ट्रोलॉजी हम मानते हैं क्योंकि एटम की एनर्जी होती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इफ यू एग्रीगेट मेनी एटम्स इट विल हैव अ कलेक्टिव एनर्जी। Okay. So in that context, Jupiter has an energy. Some of it we know, some of it we don't know. Every matter around us has an energy. Similarly, a huge planet has an energy, a star has an energy. But I will not say number has an energy. Okay. I have created, you are here humans, we have created the number. मतलब नहीं कह सकते कि मंगल सबको भारी पड़ने वाला इस साल। मैं चाहकर भी नहीं मान पाता। I'm so sorry. I'm really, कोई मुझे सिखा दे तो मैं उनसे बहुत I'll be humbled. But मैंने काफी लोगों से पूछा जो न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं कि कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में नहीं मान पाता। मैं चाहता हूँ मानना पर मैं नहीं मान पाता कि यार कैसे हो गया ये नंबर से। अगर मेरा नंबर में अगर एनर्जी होती तो मैं चारों तरफ 1111 लिख दूं घर के। I'm being very logical. I might sound very rude, but if I want to increase my son's energy by number 1, मैं पूरे घर में 1111 छाप देता हूँ अगर नंबर्स में एनर्जी होती। लेकिन अगर किसी का सूर्य का कुंडली में अगर सही नहीं है तो कुंडली में I can do it. Yes. कुंडली में अगर सूर्य का प्रॉब्लम है तो फिर उसका 1 बढ़ा देंगे तो नुकसान कर जाएगा। तो वही तो 1 का लिंक कहाँ से आया? Who is telling you? What is the logic that 1 is sun? आपने कहा 9 मंगल है, क्यों 91 मंगल क्यों नहीं? किसने कहा? मुझे अभी तक मिला नहीं ऐसा कोई वैदिक प्रूफ। हमने बहुत कोर्स किए हैं। I did a course on symbols. I went पूरा बहुत, it's an expensive course. Again, don't mind. I'm sorry, I'll be very frank. ये होता है, वो होता है, सिंबल कर दो। मैंने कहा इसका लिंक, इसका साइंटिफिक they could not give us. शामन्स ने किया है, तो मैं नहीं मान सकता। ये मेरी प्रॉब्लम है। I will not believe in it. But if I tell you that प्राणायाम से एनर्जी आता है, I can scientifically, with the help of glycolysis and cellular respiration, I can prove it to you. Inside a mitochondria, there is glycolysis, which I can prove you with an equation. That when you do pranayam, your lung capacity increases, your alveoli will increase, there will be an increment in the oxygen in the body because of lung capacity, lower areas में oxygen, alveoli ज़्यादा होती है. Then, when the oxygen increases, your adenosine triphosphate molecules through glycolysis will also increase. And that molecule is the energy molecule. So I do pranayam every day. कुछ हो ना हो मैं प्राणायाम करता हूँ. It is affecting my brain. Yes. I'm still high on life because of ATP. My dopamine is released. I'm doing Sirsasana. My higher chakras, dopamine, serotonin. I'm still high. Yes, it's proven. And yes, I'm full of energy. I should be very sick right now. गला बैठ गया था. But नहीं हो रहा बीमारी क्योंकि शरीर में एनर्जी है, प्राणा है. ये प्रूफ है. एस्ट्रोलॉजी प्रूफ है, आयुर्वेद प्रूफ है. पर ये जो आप बोलते हैं कि 2025 को एक करके 9 आएगा, एक वाले के लिए बड़ा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आ सकती है. मुझे भी ज्ञान नहीं है इसका. I don't believe in it. आपने बार-बार पूरे इसमें हमारी बातचीत में गुरु माँ को बार-बार आपने याद किया, और तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं. गुरु माँ ने देह रखा है. She is physically not present. Astrally she is present. Okay. She was from the Tara Ma संप्रदाय and a तंत्र साधिका. नॉलेज को गेन करने का एक बाहरी तरीका होता है आंतरिक. She knew everything. Okay. Yeah, she was there. उनसे बहुत कुछ सीख पाया मैं. सिद्धार्थ जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी जो आज दी, कोशिश करी बहुत कुछ निकाल पाने की जितना हम निकाल पाए. तो दोबारा कभी फिर किसी और इसी तरह के, क्योंकि जितना भंडार और जितना ज्ञान आपके पास भरा हुआ है, तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे उसे और हम इस तरह से बाहर निकाल पाए, और जो भी हमें देखने वाले हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, हम उसे इसका बेनिफिट दे पाए. तो हमें उम्मीद है कि जो आज हमने ये आपके लिए एक सिद्धार्थ बनर्जी के साथ जो हमने आज डिस्कशन करी, जो बातचीत करी, कोशिश करी कि इसको साइंटिफिक वे में कितनी खूबसूरती से इसमें आपका एस्ट्रोलॉजी, आपका योगा, सब कुछ मिलकर आपके प्लैनेट्स किस तरह से आप अगर इन चीज़ों पर काम कर लें तो अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं. आपको ज़रूरत नहीं है कहीं कोई स्पेसिफिक सा तेल चढ़ाने की या सिंदूर चढ़ाने की. वो भी कर सकते हैं आप.
तेल सिंदूर कभी चढ़ा सकते हैं, बट उससे पहले तेल कंज्यूम कर लीजिए, आपका वात बैलेंस हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह से जो बड़े ही साइंटिफिक वे में और अपनी रिसर्च बेस पर बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमें दी है। तो अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।